नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर बनाम शाही ईदगाह मस्जिद मामले में जिला जज राजीव भारती की कोर्ट में आज सुनवाई होगी। लखनऊ से आए कानून के छात्र छात्राओं द्वारा दाखिल किए गए मुकदमे में ये सुनवाई होगी। ये याचिका सीपीसी की धारा 92 के तहत दाखिल की गई है। इस पर सुनवाई के बाद जिला जज राजीव भारती फैसला भी सुनाएंगे। आपको बता दें कि मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह की 7 छात्राओं सहित दिल्ली लखनऊ हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने जिला जज की अदालत में 13.37 एकड़ जमीन पर दावा किया है। सभी ने इस जमीन से ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की है। ज्ञानवापी को लेकर कोर्ट में याचिकाओं का सिलसिला थम नहीं रहा है। मामले में अब एक और याचिका दाखिल की गई है जिस पर आज सुनवाई होनी है। जानकारी के मुताबिक दायर याचिका में ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है। विश्व वैदिक सनातन संस्थान के महामंत्री किरण सिंह बिसेन ने ये याचिका दायर की है। दरअसल विश्व वैदिक सनातन संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह बिसेन ने भगवान विश्वेश्वर विराजमान की वादमत्र और साथी के रूप में मुकदमा दाखिल किया गया है। इस मुकदमे में विवादित ज्ञानवापी परिसर से भगवान विश्वेश्वर के स्थान पर हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने मस्जिद के गुंबद में ध्वस्तीकरण का आदेश भी जारी किए जाने की मांग की है। ये मुकदमा राखी सिंह समेत अन्य महिलाओं की तरफ से दाखिल किए गए मुकदमों से अलग है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आशीष मिश्रा की जमानत पर आज सुनवाई होगी। लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी हैं आशीष मिश्रा। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस कृष्ण पहल की बेंच में सुनवाई की जाएगी। अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है और आज आशीष मिश्रा की जमानत पर सुनवाई होगी। अन्य आरोपियों की जमानत याचिका को बता दें कि खारिज कर दिया गया है और आशीष मिश्रा लखीमपुर कांड में बात करें तो मुख्य आरोपी रहे हैं, जिसमें कई किसानों की हत्या करने का मामला जो है वो आशीष मिश्रा पे दर्ज किया गया है, जिसके चलते पिछले कई महीनों में उन्होंने जेल में सजा भी काटी। फिलहाल उनकी जमानत जो हो गई, लेकिन एक बार फिर से अब जो उनकी जमानत मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि पहले भी अगर हम बात करें तो मुख्य आरोपी जो है उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो आशीष मिश्रा की जमानत पर आज सुनवाई होगी। शायर मुनव्वर राणा की तबीयत बिगड़ गई है। बता दें कि मुनव्वर राणा को लखनऊ पीजीआई में भर्ती करा दिया गया है। तो मुनव्वर राणा की बताया जा रहा है कि तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है और ऐसे में उनको लखनऊ में भर्ती कराया गया है। फिलहाल इलाज के लिए उनको लखनऊ में भर्ती करा दिया गया। मुनव्वर राणा को लखनऊ के पीजीआई में भर्ती कराया गया है। तो मुनव्वर राणा की तबीयत जो है बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है, जिसके चलते उनको पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया है। लखनऊ में उनका इलाज जो है वो फिलहाल जारी है। ऐसे में बात करें तो उनकी तबीयत बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है, जिसके चलते फिलहाल उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शायर मुनव्वर राणा की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां शायर मुनव्वर राणा की तबीयत खराब होने के बाद लखनऊ स्थित पीजीआई में उनको भर्ती कराया गया है, जहां उनके ऑपरेशन की बताया जा रहा है कि तैयारी की जा रही है।
और बताया ये भी जा रहा है कि मल्टीपल ऑर्गन प्रॉब्लम से राणा जूझ रहे हैं, कई समस्याएं हैं उनके साथ और साथ ही तबीयत बिगड़ने पर एसजीपीजीआई में उनको भर्ती करा दिया गया है। तो तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें लखनऊ में भर्ती कराया गया इलाज के लिए। डॉक्टर्स ने हालत उनकी काफी ज्यादा गंभीर बताई है और साथ ही ये भी बताया है कि उनका ऑपरेशन किया जाना है। इसके लिए सभी तैयारियां जो हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। और जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि मशहूर शायर मुनव्वर राणा किडनी की परेशानी की वजह से डायलिसिस पर चल रहे हैं। हालांकि अभी तक इलाज दिल्ली में चल रहा था, उसके बाद अपने घर पर ही स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे, लेकिन अब अचानक उनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई है, जिसके चलते उनको लखनऊ में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। और बताया यह जा रहा है कि उनके ऑपरेशन की तैयारी जो है वो डॉक्टर्स द्वारा पूरी कर ली गई है, क्योंकि डॉक्टर्स का यह कहना है कि स्थिति काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी का नया वीडियो सामने आया है। हथियारबंद पंजाब पुलिस के जवान बग्गा के घर में दाखिल हुए और वीडियो में दिख रहा है कि बीजेपी नेता के साथ पुलिस ने जबरदस्ती की है। वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है। लोग पंजाब पुलिस की आलोचना कर रहे हैं। तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी किस तरीके से पुलिस वाले करते हुए नजर आ रहे हैं और जबरदस्ती जो है वो भी देखी जा रही है कि जबरदस्ती उनके साथ की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी की गई है। तो बग्गा के घर में पुलिस वाले दाखिल हुए और बग्गा के साथ जबरदस्ती भी की गई है। तो बग्गा की गिरफ्तारी का ये नया वीडियो जो है वो अब सामने आया है और साथ ही पंजाब पुलिस की लोग आलोचना भी कर रहे हैं। दिल्ली की एक अदालत द्वारा दोषी करार दिए गए कश्मीरी अगलवादी नेता यासिन मलिक की सजा को लेकर के आज फैसला आ सकता है। उन्हें कोर्ट में बीती 19 मई को दोषी करार दिया गया था। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासिन मलिक ने टेरर फंडिंग से जुड़े एक मामले में सभी आरोप कबूल लिए थे। मलिक पर यूएपीए के तहत भी आरोप लगाए गए हैं। यासिन मलिक पर आपराधिक साजिश रचने, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, साथ ही अन्य गैर कानूनी गतिविधियों और कश्मीर में शांति भंग करने का आरोप लगाया गया था। मलिक ने इस मामले में अपने सभी गुनाह जो हैं उनको कबूल कर लिया था और इस पूरे मामले पर आज उनकी सजा पर जो है वो फैसला निकलकर सामने आएगा। क्वाड समूह की बैठक में भाग लेने जापान गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय दौरा फिलहाल खत्म हो चुका है और अब वो भारत वापस लौट चुके हैं। दिल्ली के पालम वायुसेना स्टेशन पर उनका विमान आज सुबह ही पहुंचा। वहीं अब पीएम मोदी 11 बजे बताया जा रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक पीएम आवास पर ही आयोजित की जाएगी। पीएम मोदी ने जापान में क्वाड राष्ट्रों के नेताओं के साथ ये चौथी बार बातचीत में भाग लिया था। इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका भी शामिल था। इस बैठक में यूक्रेन रूस युद्ध पर भी गंभीरता से चर्चा की गई है। इस दौरान एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक के लिए भी प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की थी। टोक्यो में चल रही थी क्वाड देशों की बैठक। इस बैठक में तकरीबन 2 घंटे तक ये बैठक रही है और बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर के चीन की तानाशाही तक के मुद्दे भी उठाए गए। सभी देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्प भी लिया है। टोक्यो में क्वाड की बैठक हुई। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के पीएम फुमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज शामिल हुए। ये सम्मेलन ऐसे समय में हुआ है जब चीन और क्वाड के सदस्य देशों के बीच संबंध पिछले कुछ समय में तनावपूर्ण हुए हैं। इसकी वजह बीजिंग का लोकतांत्रिक मूल्यों को लगातार चुनौती देना और आक्रामक व्यापारिक नीतियां अपनाना है। और वही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्वाड मीटिंग में रूस और यूक्रेन जंग का मुद्दा भी उठाया।
उन्होंने कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक संस्कृति को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये यूरोपीय नहीं है बल्कि ग्लोबल मुद्दा है। यूक्रेन पर गेहूं निर्यात में पाबंदी से दुनिया भर में खाद्य संकट खड़ा हो गया है। क्वाड जिसको लेकर के दुनिया भर में चर्चा की जा रही है, ऐसे समय में जब चीन की नापाक हरकत से पूरी दुनिया परेशान है और ऐसे वक्त में जब चीन अपनी चालबाजी के दम पर दुनिया की महाशक्ति बनना चाहता है, वहीं दूसरे देशों की सीमाओं पर चीन जिस तरह से अपनी नजरें गड़ा रहा है, ऐसे में क्वाड की बैठक में चीन पर अंकुश लगाने के लिए पहल भी कर रहा है। हिंद महासागर में सुनामी आने के बाद इस आपदा से निपटने के लिए 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने क्वाड संगठन की स्थापना की थी। ये एक तरह का अनौपचारिक गठबंधन है। इसका पूरा नाम क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका 4 देश शामिल हैं। ये सवाल उठता है कि आखिरकार इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी। ये जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे के दिमाग की उपज थी। क्वाड समूह बनाने का उनका मकसद लोकतंत्र को बनाए रखना और आपदाग्रस्त देशों की मदद करना था। लेकिन इस समूह के बीच सामंजस्य की कमी के चलते इसकी छवि एक चीन विरोधी गुट की तरह विकसित हो गई। इसमें ऐसे देश हैं जिनकी सीमाएं चीन से छूती हैं। दरअसल इस समूह में मंगोलिया और कोरिया को भी शामिल होना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। चीन से लगी सीमाओं की सुरक्षा करना भी इस समूह का लक्ष्य है। क्वाड की बैठक से चीन बेचैन हो गया, चीन को मिर्ची लग गई है। तभी तो चीनी विदेश मंत्री खुलकर क्वाड की सफलता को लेकर के बयान देते नजर आए हैं, जो दिखता है कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के जुंगलबंदी से चीन अब परेशान हो गया है। क्वाड समूह की शुरुआत से ही चीन इसका दुर्विरोधी रहा है। इस समूह की नींव पड़ने से लेकर अब तक चीन का रवैया वही है जो पहले था। कई बार चीन क्वाड विरोधी बयान देकर अपनी हताशा भी बता चुका है। 2018 में चीनी विदेश मंत्री ने क्वाड को सुर्खियों में रहने वाला विचार बताया था। चीन सीधे तौर पर इसे अपने लिए खतरा मानता है। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के जुड़ने से इसे मजबूती मिली थी। यही चीन की सबसे बड़ी टेंशन थी। समुद्र में चीन की बढ़ती ताकत का मुकाबला करने के लिए चारों देशों की नौसेनाओं ने 2020 में अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास भी किया था। इस अभ्यास के दौरान हिंद महासागर में पनडुब्बी, विमान और युद्धपोत भेजे गए थे। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने क्वाड की तुलना नाटो से कर दी थी। क्वाड की बैठक में चीन में बौखलाहट है। ड्रैगन की चिंता यूं ही नहीं है, इसके पीछे वाजिब कारण भी है। चीन की आक्रामकता के चलते उसके पड़ोसी मुल्कों में जो एकजुटता है, क्वाड संगठन से चीन की विस्तारवादी योजना पर विराम लग सकता है। चीन को घेरने के लिए भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र के 13 देश एकजुट हुए हैं। भारत चीन सीमा विवाद के बीच क्वाड की इस बैठक ने चीन को और चिंता में डाल दिया है। क्वाड की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इशारों ही इशारों में चीन को दो टूक कह दिया है कि क्वाड को लेकर सभी देशों का नजरिया साफ है। आपसी सहयोग और भागीदारी इसे एक नए मुकाम पर ले जाएगा। वहीं क्वाड की बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी बिना नाम लिए चीन पर हमला बोला। उन्होंने इशारों ही इशारों में चीन पर दुनिया के चैन सिस्टम को बिगाड़ने का भी आरोप लगाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने क्वाड सम्मेलन में आज इंडो पैसिफिक से लेकर इस समूह को लेकर भारत का पूरा नजरिया साफ कर दिया। अपने 2 मिनट 45 सेकंड के संबोधन में पीएम मोदी ने क्वाड देशों की मित्रता से लेकर इसकी मजबूती का जिक्र किया, तो वहीं बिना नाम लिए चीन को संदेश भी दिया। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कुछ दिन पहले कहा था कि ये समूह नाकाम होकर रहेगा। वहीं पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि क्वाड ने दुनिया में बड़ी जगह बना ली है।
हिंद प्रशांत क्षेत्र में दुनिया की 2/3 आबादी रहती है। अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के इस समूह में पीएम मोदी ने मित्रता, आपसी सहयोग, इंडो पैसिफिक से लेकर कोविड-19 का जिक्र किया। पीएम मोदी का भाषण संक्षिप्त था, लेकिन उन्होंने काफी मजबूत संदेश दिया। इतने कम समय में क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का स्कोप व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। हमारा आपसी विश्वास, हमारा डिटर्मिनेशन लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने वैक्सीन डिलीवरी, क्लाइमेट एक्शन, सप्लाई चेन रेजिलियंस, डिजास्टर रिस्पांस और आर्थिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में आपसी समन्वय बढ़ाया है। इससे इंडो पैसिफिक में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो रही है। क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर चल रहा है। इससे क्वाड की छवि एक फोर्स फॉर गुड के रूप में और भी सुदृढ़ होती जाएगी। कोरोना वायरस, जिसे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीनी वायरस कहते थे, हालांकि चीन इससे इनकार करता रहता है, लेकिन पूरी दुनिया ने कोरोना की तबाही देखी थी। दुनिया के सामने चीन का चेहरा उजागर हुआ था। ऐसे समय जब रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग से दुनिया में चैन सिस्टम पूरी तरीके से बिगड़ चुका है, ऐसे समय में क्वाड की बैठक से जहां पूरी दुनिया उम्मीद भरी नजरों से देख रही है, वहीं चीन को घेरते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि क्वाड केवल कुछ देर के लिए शुरू की गई पहल नहीं है, बल्कि इसका मकसद कई महत्वपूर्ण काम करना है और ये अपने मकसद को लेकर गंभीर है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि समूह के 4 नेता हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए काम करने के उद्देश्य से यहाँ आए हैं और वो मिलकर जो कोशिश कर रहे हैं उन्हें उस पर गर्व है। We already accomplished a great deal. As was referenced earlier, cooperating on COVID-19 response and health security. More to do, to state the obvious. Partnering on 5G and technology supply chains, technology standard setting, and launching our Quad Fellowship program, which I think can make a difference, which we talked about earlier. At the same time, we're navigating a dark hour in our shared history. The Russian brutal and unprovoked war against Ukraine has triggered a humanitarian catastrophe, and innocent civilians have killed in the streets, and millions of refugees are internally displaced as well as exiled. And this is more than just a European issue. It's a global issue. The fact is that if you turn on the television and you'll see what Russia's doing now, it appears to me that Putin is just trying to extinguish a culture. He's not even aiming at military targets anymore. He's taking out every school, every church, every natural history museum, as if to try to obliterate the Ukrainian culture. And the world has to deal with it, and we are. The global food crisis is made worse by Russia's blocking Ukraine from exporting its millions of tons of grain. And also, as long as Russia continues the war, the United States will work with our partners to help lead a global response, because it's going to affect all parts of the world. At the same time, the United States must and will be strong, steady, and enduring partner in the Indo-Pacific. We are an Indo-Pacific. We are an Indo-Pacific power. I was once asked by, well, I won't go into it, but I was once asked by the leader of China why I kept talking about being an Indo-Pacific power. I said, because we are. We share the Pacific, one entire side of our country, and we have been deeply involved with all of you for a long time. As long as Russia continues this war, we're going to continue to be partners and lead a global response. And you know,
we're Indo-Pacific power, as I said. We're going to stand with you, our close democratic partners, and we're going to stand for the shared values that and the shared vision we all have. ऐसे दुनिया कोरोना वायरस के कहर से अब तक उबर नहीं पाई है और अभी भी इसका खतरा जो है वो लगातार बना हुआ है। वायरस को लेकर के कई दावों में चीन के वुहान लैब से लीक होने की बातें भी कही जाती हैं। इस बात के सबसे बड़े पैरोकार डोनाल्ड ट्रंप थे, जिन्होंने खुले तौर पर कोरोना वायरस को चीनी वायरस तक कह दिया था। आम चर्चा है कि ये वायरस चीन के वुहान लैब से बाहर आया है और चीन ने जानबूझकर देर से इसकी सूचना दुनिया को दी, जिससे दुनिया भर में भारी तबाही मची, करोड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दुनिया भर में लॉकडाउन लगा, कई देशों में भुखमरी के हालात आ गए और चीन है कि अपनी चालाकी से बाज नहीं आ रहा। भले ही चीन कोरोना वायरस को लेकर ना नुकुर करता हो, लेकिन तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो खुलेआम इसे चाइना वायरस बताते थे। यही नहीं, कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन, इटली जैसे देशों का साथ भी मिला। ऐसे में इन सभी देशों के सामूहिक प्रयासों से चीन अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है, जिससे कहीं न कहीं चीन के महाशक्ति बनने की चीन की महत्वाकांक्षा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। Comes from China. I want to be accurate. Because it comes from China. It's not racist at all. No, not at all. It comes from China. That's why. It comes from China. I want to be accurate. Because it comes from China. It's not racist at all. No, not at all. It comes from China. That's why. It comes from China. I want to be accurate. और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।